प्रोफेसर स्टैनले वॉलपॉट अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जो अपने दम पे न सिर्फ इतिहास को नया मोड़ देने का कुव्वत रखते हैं बल्कि दुनिया का नक्शा बदलने का दम भी रखते हैं। नया राष्ट्र रचने का श्रेय भी इतिहास में बहुत कम लोगों को गया है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना उन लोगों में से एक हैं। जिन्ना वो शख्स है जिसने 1947 में देश का बंटवारा करवा दिया, लाखों जानें चली गईं, कई परिवार बट गए। लेकिन ये शख्स कभी तो पैदा हुआ होगा और मरने तक इसने एक सफ़र तय किया होगा। सफ़र कैसा था इसका सफ़र? नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आज बात होगी जिन्ना की शख्सियत की, कैसे ये भारतीय राजनीति में इसका उदय होता है और इसका ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म कैसे इवॉल्व होता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपके फीडबैक हों वो कमेंट में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जिन्ना का जन्म 26 दिसंबर सन 1876 को कराची के एक बिजनेसमैन फैमिली में होता है। 15 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले जाते हैं और 20 साल की उम्र में बार की परीक्षा पास करने वाले वो यंगेस्ट वकील होते हैं। भारत में वो अपनी राजनीतिक पारी एक संविधानवादी नेता के रूप में करते हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन के वक्त भारतीय राष्ट्रवादियों को एक मौका दिखता है ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बेनकाब करने का, तो वो धर्म का राजनीति में एक प्रयोग करते हैं। जिन्ना धर्म का राजनीति में इस्तेमाल का वो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। अब इसे पैराडॉक्स ही कहा जाएगा कि 1919 में जहाँ जिन्ना धर्म और राजनीति के मेल का विरोध कर रहे हैं, वहीं बाद में जाके वो धर्म और राजनीति के कॉकटेल का छिड़काव पूरे भारत में कर रहे हैं। 20 के दशक के अंत तक मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। 1930 में परिस्थितियां बदलती हैं और जिन्ना जो इंग्लैंड जा चुके होते हैं उनको वापस बुलवाया जाता है। जहां तक टू नेशन थ्योरी की बात है, उसकी बात जिन्ना सबसे पहले नहीं कह रहे हैं। भाई परमानंद 1901 में ही कह देते हैं। लाला लाजपत राय और सावरकर 2324 में ही वो बात कह चुके हैं। पर दो राष्ट्र सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण एंट्री सन 37 में कांग्रेस की मिनिस्ट्री का बनना था। उस वक्त तक फेडरलिज्म और रीजनल पावर की ही बात हो रही थी। मुस्लिम लीग की कोई हैसियत नहीं थी। उस वक्त 37 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को करारी शिकस्त मिली थी। मुस्लिम लीग से इतर बाकी जितनी भी मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टियां थीं, चाहे वो बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी हो या पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी हो, बिहार की मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी हो या यूनाइटेड प्रोविंस की नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी हो, ये सारी पार्टियां किसानी, खेती और कृषि से संबंधित मुद्दे पे ही बात करती थीं। 37 के इलेक्शन के बाद जो पावर ऑफ स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है, उसमें जिन्ना अपनी रेलेवेंस बना लेते हैं। 37 में प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग ये जाहिर करता है कि बैटल ऑफ तराइन के बाद 1192 मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, तो तराइन की युद्ध के बाद पहली बार हिंदुओं का शासन आया है। ये कुछ फीलिंग वैसी ही थी जैसे हम वर्तमान में 14 के बाद देख रहे हैं। कई ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जहां से मुसलमान अपने आप को एलिनेट महसूस करता है, एक अलग थलग महसूस करना शुरू कर देता है। जैसे कई जगह दंगे होते हैं लेकिन दंगाइयों को कोई सजा नहीं होती है। हिंदू महासभा का कार्यकर्ता ही कांग्रेस का मेंबर बना हुआ है, मतलब ओवरलैपिंग है दोनों के सिंपथाइजर में। समाज में छोटी छोटी चीज़ें जमा हो रही हैं, जैसे फलाना जगह मुस्लिम इंजीनियर को हटा दिया गया, मुस्लिम डॉक्टर का ट्रांसफ़र कर दिया गया, मुस्लिम एडवोकेट जनरल को हटा दिया गया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं समाज में जमा हो रही हैं। मुस्लिम समाज में फैल रहे इस अंडर करंट को हवा देने के लिए जिन्ना 1938 में पूरे देश में भ्रमण करते हैं और जगह जगह जनसभाएं करते हैं। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग लाहौर में अपना अधिवेशन करती है और जो रेजोल्यूशन पास होता है उस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। बाद में वो मशहूर कर दिया गया, जिसे मशहूर इतिहासकार आयशा जलाल कहती हैं कि इसे हिंदू प्रेस ने पॉपुलराइज किया। इस रेजोल्यूशन पे इतिहासकारों में मतभेद है।
वो मतभेद इस बात का है कि ये रेजोल्यूशन फेडरल यूनिट विथ मैक्सिमम ऑटोनॉमी की बात कर रहा है या मुसलमानों के लिए एक अलग देश की बात कर रहा है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब आइडिया ऑफ नेशन सबके लिए अलग अलग था। हर व्यक्ति अपनी अलग राय रखता था कि भारत कैसा होगा। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 1947 के पहले का मैप है। इसमें गुलाबी रंग भारतीय रजवाड़ों को दर्शा रहा है और पीला रंग ब्रिटिश इंडिया को दर्शा रहा है। कांग्रेस एक तरह का हिंदुस्तान चाहती थी, मुस्लिम लीग अलग तरह का हिंदुस्तान या पाकिस्तान चाहती थी। हिंदू महासभा के सावरकर वो तो अंग्रेजों से ये जाके कहते हैं कि अंग्रेज किसी एक पार्टी को सत्ता न सौंपकर बल्कि वो नेपाल के महाराजा को सत्ता सौंप के जाएं, क्योंकि वो दुनिया के एकमात्र हिंदू नरेश हैं। तो सबके अपने अलग अलग हिंदुस्तान थे। जिन्ना का आइडिया ऑफ पाकिस्तान बहुत ही वेग है, बहुत ही अस्पष्ट है। मुसलमानों को ये इल्म ही नहीं है कि जिन्ना का पाकिस्तान कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, वो कहाँ होगा। आसान भाषा में समझें तो उस वक्त आम मुसलमानों में ये धारणा थी कि हिंदू जो हैं वो अपने मसले को हल कराने के लिए नेहरू के पास जाएंगे और मुसलमान अपने मसलों को हल कराने के लिए जिन्ना के पास जाएंगे। कुछ अधिकार नेहरू के पास होंगे और कुछ अधिकार जिन्ना के पास होंगे। पाकिस्तान की भौगोलिक अस्पष्टता और तो गजब की थी। एक एग्जाम्पल देता हूं कि अतालिया हुसैन अपनी किताब सनलाइट ऑन द ब्रोकन कॉलम में लिखती हैं कि दिल्ली का लाल किला और लखनऊ का इमामबाड़ा पाकिस्तान में ना हो, ये कैसे हो सकता है। जिन्ना ने अंत तक पाकिस्तान के संदर्भ में अपने पत्ते नहीं खोले कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते हैं और कहाँ चाहते हैं। यदि भारतीय मुसलमानों को ये पता होता कि उनको अपने पुरखों की ज़मीन जायदाद छोड़कर एक गठरी में कुछ कपड़े और बर्तन लेके उनको जाना पड़ेगा कहीं और, तो वो शायद उस वक्त मुस्लिम लीग का समर्थन कभी नहीं करते। हाल के वर्षों में इतिहासकार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना वेस्टर्न चर्चिल के हाथ की कठपुतली थे। 1930 से ही वो उनके संपर्क में थे और छद्म नाम से वो चर्चिल के साथ पत्राचार कर रहे थे। अंग्रेजों को पता था कि आज नहीं तो कल उनको हिंदुस्तान को छोड़ के जाना ही होगा। चूँकि वर्तमान पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसकी एक तरफ मिडिल ईस्ट के अपार तेल के भंडार हैं और उस वक्त ऊपर की तरफ साम्यवादी रूस था। अंग्रेजों ने विश्व पटल पे अपने हित को सुदृढ़ रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। आज भी हर 15 अगस्त को हमें फैज़ अहमद फैज़ की लिखी ये नज़्म याद आती है। ये दाग दाग उजाला, ये शब सजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार की मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल। और अंत में आप लोगों से पुनः गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम एक नए चैनल हैं, आप लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है और जो सुझाव हों वो चैनल पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।